हरियाली वन में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। सूखे तालाब, झुके हुए पेड़ और उदास जानवर, सबकी आंखें अब सिर्फ एक सवाल पूछती थी कि बारिश कब होगी। एक दिन शेर सिंह अपने जंगल के वासियों की ओर देखकर चिंतित अवस्था में बोला, बारिश क्यों नहीं आती? क्या मेरे राज में कोई दोष है? महाराज, हमने सब उपाय कर लिए, नृत्य, पूजा, हवन। शायद अब हमें किसी सिद्ध संत की शरण लेनी चाहिए। उसी समय आसमान में कुछ धूल उड़ी और दूर से एक पतला, लंबी चोंच वाला बगुला दिखाई दिया। सफेद वस्त्र, पीठ पर झोली और आंखों में चमक थी। वो था बगुला भगत। जय प्रकृति माता, जय वर्षा देवता। तुम कौन हो साधु, और इस वन में कैसे आए? मैं आया नहीं हूँ महाराज, मैं बुलाया गया हूँ। हवा ने कहा हरियाली वन में दुख है, और जहाँ दुख होता है वहाँ मेरा कर्तव्य होता है। क्या सच में ये कोई सिद्ध बगुला है, या फिर अच्छा अभिनय करता है? तो क्या तुम बारिश ला सकते हो? मैं कुछ नहीं करता, सब देवताओं की कृपा होती है। परंतु यदि राजा स्वयं तप में बैठे और मैं उन्हें तिलक करूं, तब बारिश जरूर होगी। तो बताओ भगत जी, मुझे क्या करना होगा? बगुला भगत ने शेर सिंह को तप का व्रत दिया। वो बोला, शेर सिंह अब सिंहासन से दूर रहे, मौन धारण करे और हर दिन सुबह केवल केले खाए, तभी देवता प्रसन्न होंगे। आपके स्थान पर निर्णय अब मैं करूंगा, लेकिन सब आपकी ही सेवा मानी जाएगी। तुम मेरे गुरुदेव हो, अब से तुम्हारा हर वचन मेरे लिए आज्ञा है। उस दिन से जंगल में बदलाव आने लगा। बगुला भगत ने एक आसन गद्दी के पास लगाया और वहीं से फैसले देने लगा। एक दिन भालू बगुला भगत के पास आकर बोला, भगत जी, क्या मैं अपने बेटे को दूसरे जंगल भेज सकता हूँ? पहले मुझे 3 काली मछलियां लाकर दो, फिर उत्तर मिलेगा। तभी वहां पर चीता भी करहाता हुआ आ पहुंचा। मेरे पैर में घाव है, कोई उपाय बताइए। एक पीली पाखुंडी और 2 मिर्च लेकर आओ, फिर मैं देखूंगा। धीरे धीरे जानवर डरने लगे कि अगर बगुला भगत नाराज हो गया तो बारिश कभी नहीं आएगी। अब जंगल में राजा की जगह भगत के नाम की चर्चा थी। ये सब देखकर एक दिन रानू चिड़िया मीनू मौसी से बोली, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जंगल के फैसले एक बगला कर रहा है। आखिर महाराज कहाँ है? अपने महल में मौन व्रत में, और बगुला भगत सिंहासन पर। हरियाली वन को पता नहीं चला कब शेर एक राजा से भक्त बन गया और कब बगुला भगत एक संत से राजा। मुझे बगुला भगत साधु नहीं बल्कि एक व्यापारी लगता है। कुछ तो छिपा रहा है, हमें उसे परखना होगा। रानू, मीनू और कबूतर शंभू ने मिलकर एक गुप्त दल बनाया। उनका उद्देश्य था सच को उजागर करना। हर रात एक नया पहरा, हर दिन एक नई योजना। आज रात शंभू जाएगा, उसकी आंखें सबसे तेज है और उसके पंख बिना आहट के उड़ते हैं। उस रात जब पूरा जंगल बगुला भगत की नींद को पवित्र मान रहा था, शंभू कबूतर चुपचाप बगुला भगत के ऊपर निगरानी रखने लगा। कुछ देर बाद शंभू लौटकर मीनू मौसी और रानू चिड़िया के पास बड़े ही रहस्यमय अंदाज में आकर बोला, मैंने देखा वो किसी अजीब से दिखने वाले यंत्र से किसी से बात कर रहा था। क्या? वो किसी से फुसफुसा रहा था कि अगली झील तक पहुंचने में 2 हफ्ते हैं। वहां भी मूर्ख जानवर होंगे। राजा को नीचे गिराना आसान होता है अगर उसे ईश्वर का भय दिखाओ। मतलब ये उसका खेल है, एक के बाद एक जंगलों पर कब्जा करना। और शेर सिंह को भक्ति के नाम पर बेवकूफ बना रहा है। अगली रात मैं जाऊंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं झोपड़ी के अंदर तक जाऊंगी। हमें तेजी से चलना होगा, क्योंकि हर दिन के साथ शेर सिंह उसकी गिरफ्त में और गहराई से डूब रहा है। जंगल में खेल चल रहा था, जहाँ राजा एक मोहरे में बदल गया था और बगुला भगत धीरे धीरे खुद को बादशाह मान बैठा था। लेकिन कहीं न कहीं 3 परों से फड़फड़ाता एक सच्चाई का तूफान उठ चुका था। रात गहरी थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। रानू, मीनू और शंभू ने उस रात बगुला भगत की झोपड़ी को चुपचाप खोला, जैसे सच्चाई को खींचकर बाहर निकालना चाहते हो। ताले की जगह बस एक बाज, ये ज्यादा सतर्क नहीं है। जल्दी करो, वो ध्यान में बैठा है। मगर कब तक? अंदर अंधेरा था, पर सच्चाई चमक रही थी। बस उसे पहचानना बाकी था। ये देखो, नकली चंदन की खुशबू, और ये रुद्राक्ष प्लास्टिक। ये क्या है?
एक पुराना पेड़, मुड़ा हुआ नक्शा जिस पर कई जंगलों के नाम काटे हुए थे और हर नाम के पास लिखा था लक्ष्य पूरा। हमारा जंगल भी इस सूची में है। इसका मतलब ये पहले भी ऐसे ही कई जंगलों में गया है और हर बार कुछ हासिल कर चुका है। और तभी एक छोटी संदूकची खुली। उसके भीतर चमकता था एक अजनबी सिक्का जिस पर एक अज्ञात शाही मोहर थी। ये तो हमारे जंगल की मोहर नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ एक ढोंगी नहीं, ये तो कोई जासूस लगता है। तभी मीनू मौसी की नजर उस चेहरे में एक यंत्र पर पड़ी जिसको देखकर शंभू कबूतर रहस्यमयी अंदाज में बोला, यही वो रहस्यमयी यंत्र है जिससे बगुला भगत किसी से बात कर रहा था। मीनू मौसी उस यंत्र को देखकर गंभीर अवस्था में बोली, अरे ये तो मनुष्यों का यंत्र है। जरूर ये बगुला भगत किसी मनुष्य से इस यंत्र को चुरा कर लाया है। मैंने सुना है कि इस यंत्र से किसी की भी आवाज रिकॉर्ड की जा सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात भी की जा सकती है। मीनू मौसी, तो फिर तो हमें इस यंत्र को बड़ी ही चालाकी से उठाकर ले जाना चाहिए। ये यंत्र हमारे बड़े काम आ सकता है। तुम सही कह रही हो रानू चिड़िया। तीनों की सांसें थम गईं। किसी बाहरी शक्ति के इशारे पर जंगलों को धर्म, डर और भक्ति के नाम पर जीतने वाला एक एजेंट। हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। शेर सिंह को सब दिखाना होगा। हाँ, अब या कभी नहीं। पर याद रखना, वो अब हमारा नहीं, बगुला भगत का है। सवेरे जब सूरज हल्का सा झांक रहा था, तीनों पहुंचे महल के उस खुले चबूतरे पर जहां शेर सिंह प्रातःकालीन पूजा कर रहा था। महाराज, हमें आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। रानू, बाद में आओ। भगत जी ने कहा है मैं ध्यान में हूँ। महाराज, बगुला भगत एक धोखेबाज है। हमने उसकी झोपड़ी में। बस, तुम तीनों पगला गए हो। भगत जी मुझे दिव्य अनुभव करा रहे हैं। मुझे ईश्वर के दर्शन होने वाले हैं। वो सिंह जो कभी जंगल का न्याय था, अब अपने ही भ्रम का बंदी बन चुका था। बगुला भगत अब केवल एक साधु नहीं, बल्कि शेर सिंह का ईश्वर बन बैठा था। हमें एक और रास्ता खोजना होगा सच्चाई दिखाने का। अब उसे विश्वास नहीं, झटका चाहिए। और वो झटका आएगा तब जब भगत खुद अपनी बातों में फंसेगा। रात के समय रानू चिड़िया, मीनू मौसी और शंभू कबूतर बगुला भगत की झोपड़ी में चुपके से पहुंच गए। रानू चिड़िया ने बगुला भगत का मनुष्यों का आधुनिक यंत्र का बटन चुपके से स्टार्ट कर दिया और उसकी आवाज रिकॉर्ड करने लगी। बगुला भगत अपने झोले में कुछ तलाश रहा था। कुछ देर बाद वो क्रोधित होकर बोला, अरे, मेरा वो यंत्र कहाँ गया जिससे मैं अपने दूसरे एजेंट से बात करता था। मैं हर जंगल के राजा को नीचे दिखाकर वहाँ की दुर्लभ औषधियाँ और खनिज लूटता हूँ, फिर उन्हें तांत्रिक विधियों से राजा को भ्रम में डालता हूँ, जैसे यहाँ शेर सिंह को मैंने भ्रम में डाल रखा है। बगुला भगत की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। अगली सुबह सभा स्थल पर जब सभी जानवर एकत्रित हुए, तब रानू सबकी ओर देखते हुए बोली, जंगलवासियों, एक बात सुननी है, लेकिन ध्यान से। रानू ने वो छोटी सी रिकॉर्डिंग की मशीन उठाई और बटन दबा दिया और फिर पूरा जंगल रिकॉर्डिंग सुनकर सन्न रह गया। तांत्रिक विधियों से राजा को मैं भ्रम में डालता हूँ, जैसे यहाँ शेर सिंह को भ्रम में डाल दिया है। रिकॉर्डिंग के हर शब्द शेर सिंह के चेहरे पर किसी तमाचे की तरह पड़े। मुझे माफ करो जंगलवासियों, मैंने एक ठग को साधु समझा। तभी वहां बगुला भगत आ पहुंचा और रानू के हाथ में रिकॉर्डिंग मशीन देखकर वो चौंक पड़ा और बड़ी ही बेशर्मी से बोला, मुझे मत कोसो, तुम लोग खुद इतने भोले हो कि कोई भी चोंच सीधी कर जाए। भोले हैं, बेवकूफ नहीं। अब तेरी हर चोच पर सवाल होगा। शेर सिंह ने बगुला भगत को तुरंत बंदी बनाकर कैद करवा दिया और फिर दोबारा से जंगल की बागडोर संभाल ली। पर इस बार वो पहले से विनम्र और बुद्धि से नरम राजा बन चुका था। अब से कोई भी निर्णय बिना बुद्धि दल की सलाह के नहीं होगा। तभी जंगल में मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। बारिश के शुरू होते ही सभी जंगली जानवर खुशी से झूमने लगे। मीनू मौसी खुश होते हुए जंगल के राजा शेर सिंह से बोली, देखा महाराज, बगुला भगत आपको कितना मूर्ख बना रहा था। उसके बंदी बनते ही बारिश प्रारंभ हो गई। तुमने बिल्कुल सही कहा मीनू मौसी। रानू चिड़िया, हर रुद्राक्ष की माला अपने गले में डालने वाला संत या महात्मा नहीं होता। महाराज, सैकड़ों पाखंडी लोग भी लोगों की आस्था को लेकर मूर्ख बनाते हैं।
मीनू मौसी और रानू चिड़िया की बात सुनकर शेर सिंह मुस्कुराने लगा और इस पूरे हादसे से हरियाली वन ने सीखा कि डर और अंधभक्ति से नहीं बल्कि सोच और समझ से ही बारिश भी आती है और शांति भी आती है। और जहाँ पर सवाल जिंदा रहते हैं वहाँ कोई भगत दोबारा राज नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।